हेलो गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी रिवोल्यूशन। आज हमारा सेकंड 12th स्टैंडर्ड का सेकंड चैप्टर का नेक्स्ट आगे का पार्ट है जिसमें हमारा है गैमेटोजेनेसिस। ओके, लास्ट लेक्चर में बेसिकली हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर सारा चीज हो चुका था। अभी हमारा टॉपिक आ रहा है गैमेटोजेनेसिस के ऊपर। ओके, बेसिकली गैमेटोजेनेसिस होता क्या है, मैं आपको थोड़ा रफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। गैमेट मतलब क्या होगा, जर्म सेल्स जो होते हैं हमारे बॉडी के, ठीक है, जो भी हमारे बॉडी में, अगर मेल्स की बात करें तो स्पर्म फॉर्मेशन होता है, फीमेल्स में बात करें तो एग या ओवम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एंड द वर्ड जेनेसिस रिफर्स टू द फॉर्मेशन, मतलब गैमेटोजेनेसिस का प्रॉपर फॉर्मेशन कैसे होता है, मेल स्पर्म या फीमेल ओवम का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, प्रॉपर वे में। तो उसी के लिए बात करते हैं हमारा गैमेटोजेनेसिस, जो कि दो पार्ट में आगे आपको रहेगा। स्पर्मेटोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म सेल्स एंड oogenesis फॉर्मेशन ऑफ द ओवम। ओके, सो पहली बात कर लेते हैं गैमेटोजेनेसिस का। छोटा सा अगर बात करें तो इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इन अ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स। बेसिक सी बात है कि गैमेट्स का फॉर्मेशन कौन कर सकता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करे, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करे, ठीक है। मेन बात होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है वो क्या फॉर्मेशन करता है, गैमेटोजेनेसिस करता है, मतलब गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। बेसिक सी बात है कि अगर मेल्स में बात करें तो किस चीज का फॉर्मेशन है, स्पर्म सेल्स का, ठीक है, और अगर फीमेल्स में बात करें तो ओवम का। ओके, और ये सारा चीज का फॉर्मेशन होने कहां से वाला है, फ्रॉम द प्राइमोडियल जर्म सेल्स ऑफ गोनेट्स, ठीक है। जो भी आपके गोनेट्स है, सच एज टेस्टिस हो गया और ओवेरी हो गया, ओके, वहां से जो आपके प्राइमोडियल फॉलिकल्स होते हैं उनका ही क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। वो मेल स्पर्म और फीमेल ओवम में क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। प्राइमोडियल फॉलिकल्स या प्राइमोडियल जर्म सेल्स की बात करें तो मैं आपको ये ओवेरी के टीएस के टाइम में मैंने बता दिया था कि जो सबसे इनिशियल स्टेज में हमारे पास सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं प्राइमोडियल फॉलिकल्स, जो कि बाद में प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, फिर देन मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल बनते हैं, ओके, जो कि बेसिकली क्या करता है, ओवम का सिक्रीशन करता है। तो वही बात यहाँ पे भी आपको कि प्राइमोडियल जर्म सेल्स क्या करते हैं, आपके गोनाइड से मेल स्पर्म और फीमेल ओवम का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, हमारे यहाँ से चालू होता है बेसिक इंट्रोडक्शन से स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, गैमेटोजेनेसिस के पास ज्यादा बात ही नहीं है। अब यहाँ से मेन आता है स्पर्मेटोजेनेसिस। इसमें आपको पढ़ना है कि स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होगा, इवन स्पर्म के स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, ठीक है। तो पहला देखते हैं, अगर स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें सो इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ मेल गैमेट। सबसे बेसिक बात कि ये क्या है, हमारा मेल गैमेट का फॉर्मेशन करने का तरीका है, ठीक है। आपको मैंने टीएस ऑफ टेस्टिस पढ़ाया था, जो कि कुछ हमारे स्टार्टिंग के लेक्चर्स में थे, लेक्चर नंबर 2nd 3rd में, ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया था कि आपका जो जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स होता है, ठीक है। पहली बात करें, आपके पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। क्या होता है आपके पास, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। जैसे अगर हम टीएस का, अगर हम क्या करेंगे, टेस्टिस का टीएस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, बहुत सारे लोब्स मिलते हैं, और वो लोब के अंदर बहुत सारे कॉइल हमारे पास क्या होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। अराउंड 1 से लेके 4 तक के कॉइल्ड एक बोल सकते हैं कंपार्टमेंट में क्या होता है, हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, ठीक है। और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कैसे होता है कि इनका जो ट्यूब का स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो ट्यूब के स्ट्रक्चर्स में कुछ सेल्स का फॉर्मेशन होता है। मैं आपको बता देता हूं ऐसे इंट्रो में, अगर ये हमारा टेस्टिस है, इसका हमने टीएस किया, ठीक है, तो टीएस करने के बाद कैसा था कि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोब्स का क्रिएशन हो गया था, ठीक है, बिकॉज ऑफ सेप्टम की वजह से लोब्स का क्रिएशन है। और इसी में ही बहुत सारे एक एक लोब में क्या बोल सकते हैं, 3 से 4 बहुत ज्यादा हाईली कॉइल्ड क्या थे हमारे पास, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थे, ठीक है। अगर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को मैं बाहर निकाल के देखो तो इनके ऊपर कैसा कि क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम के सेल्स जुड़े हुए हैं, ठीक है। इनके दोनों लेयर्स पे कैसे है कि जर्मिनल एपिथेलियम के सेल्स है, लेकिन कैसे स्ट्रक्चर है, थोड़े क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर है जर्मिनल एपिथेलियम का है, क्योंकि ये जर्म सेल्स का फॉर्मेशन करेगा। तो वही चीज बोला जा रहा है कि इट इज जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से क्या फॉर्म होता है, आपका मेल गैमेट फॉर्म होता है, ठीक है। इसी सेल्स के अंदर से क्या होंगे, आपके मेल गैमेट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है स्पर्म सेल्स का, ठीक है। जिसको बाद में हमारे इसी के साथ प्रेजेंट होते हैं हमारे पास थोड़े पिरामिड जैसे शेप वाले सेल्स होते हैं, ठीक है। जो पिरामिड वाले शेप का सेल क्या करता है, इनको अब सर्टोली सेल्स बोलते हैं या तो सस्टेंक्युलर सेल्स भी बोलते हैं, जिसका बेसिक काम होता है स्पर्म को थोड़ा मेच्योर करना, ठीक है। ये लोग बेसिकली क्या करते हैं, जो स्पर्म का हेड होता है, अगर बात करते हैं हमारे पास ये ऐसा बोल सकते हैं हमारे पास पिरामिडल शेप का होता है, ठीक है। इसी को मैंने जूम करके यहाँ दिखाया। तो इसमें क्या होता है, आपका स्पर्म का हेड रीजन इसके अंदर रहता है और टेल रीजन क्या होता है, बाहर आ जाता है ल्यूमेन में। समझ में आ रहा है, मतलब स्पर्म हेड इधर और बाकी ल्यूमेन में रहेगा, क्लियर है। तो ये क्या करता है, उसके हेड रीजन से क्या करेगा, उसको मेच्योरेशन करेगा, मतलब उसको क्या करेगा, फूड देगा, उसको मेच्योर करेगा एक प्रॉपर स्पर्म के अंदर, ठीक है। तो वो सर्टोली सेल्स का क्या होता है, काम होता है। बेसिक बात करते हो तो यहाँ पे समझ में आ गई कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन क्या है, हमारे जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स ऑफ अ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ओके। नेक्स्ट बात करें एट अ टाइम ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है। प्यूबर्टी के टाइम की बात करें तो प्यूबर्टी में क्या होने वाला है कि हमारा हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है इस चीज के लिए कि अब क्या करना है, जीएनआरएच हार्मोन को सीक्रेट करना स्टार्ट करना है। जीएनआरएच बेसिकली क्या, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है।
गोनेडोट्रोपिन नाम में छुपा हुआ है उसके कि गोनेड के लिए क्या करो, हार्मोन्स का प्रोडक्शन करना चालू करो ताकि आपके जो गोनेड्स है वो प्रॉपर डेवलप हो जाए और आपके स्पर्म सेल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाए। ओके, सो बेसिकली जीएनआरएच क्या करा देगा, स्टार्ट करा देगा सिक्रीशन ऑफ द एफएसएच। ठीक है, एक बार फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होना चालू हो गए तो क्या इंड्यूस हो जाएगा हमारे बॉडी में, स्पर्मेटोजेनेसिस। वही अगर फीमेल्स में हो गया तो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स प्राइमरी में, सेकेंडरी में, फिर मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल में बदल जाता है। ठीक है, तो वही चीज है कि प्यूबर्टी में हाइपोथैलेमस क्या करेगा, सीक्रेट करेगा जीएनआरएच को, जीएनआरएच स्टार्ट करेगा सिक्रेशन ऑफ एफएसएच को और ये इंड्यूस कर देगा हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस को। ठीक है, हाइपोथैलेमस जीएनआरएच जब रिलीज करता है तो पिट्यूटरी बेसिकली क्या होता है, स्टिमुलेट होता है एफएसएच को रिलीज करने के लिए। पिट्यूटरी हमारे बॉडी का एक ग्लैंड है। ठीक है, तो ग्लैंड एफएसएच रिलीज करेगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। अगर पूरी बात करें हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस को जो आप वहां पे देख पा रहे हो, ये टोटल 3 स्टेजेस में क्या होते हैं, बटे हुए रहते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेज होता है नोन एज अ मल्टीप्लिकेशन फेज। मतलब क्या है कि इसमें आपका जो स्पर्म सेल्स होता है, आपको भी पता है कि एट अ टाइम हमने पढ़ा था कि हमारा जो स्पर्म सेल्स होता है फर्स्ट एवरी इजैकुलेशन में क्या होता है, अबाउट 200 to 300 मिलियन तक स्पर्म्स क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। ठीक है, इन जनरल बात है। ठीक है, तो इतने रिलीज होने के लिए इतना बनाना तो पड़ेगा। ठीक है, 200 to 300 मिलियन, समझ में आ रहा है कितना ज्यादा ही है। तो वही बात है कि पहला मैच्योर मल्टीप्लिकेशन फेज होना चाहिए। मतलब अगर हमारा यहाँ से जर्म सेल्स बनना चालू हो, रिस्पॉन्स सेल्स, तो वो बहुत ज्यादा तादाद में बननी चाहिए। तो उनका हम माइटोसिस करेंगे, माइटोसिस करके बहुत सारे सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे, तो वो हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन फेज। ठीक है, अब खाली सेल्स का हम बहुत सारे फॉर्मेशन करने के बाद ऐसा नहीं कि हाँ भाई छोड़ दिया, हो गया मेरा काम, नहीं, हमको उसको ग्रोथ लाना पड़ता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत उसको न्यूट्रिशन फूड वगैरह देने के बाद क्या आता है, उसका ग्रोथ फेज आता है, जिसमें उसी स्पर्म के साइज का क्या होगा, थोड़ा मतलब एनलार्जमेंट हो जाएगा। लास्ट हमारे पास आता है मेच्योरेशन फेज। बेसिकली मेच्योरेशन फेज क्या कि भाई स्पर्म बन गया लेकिन अब उसको टेल की जरूरत है। ठीक है, उसको मूवमेंट करने के लिए एनर्जी की जरूरत है। एंड बेसिकली एनर्जी कौन बनाता है किसी भी सेल्स का, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया लाके देना पड़ेगा। ठीक है, और भी मैंने आपको टीएस ऑफ ओवेरी के टाइम पे थोड़ा बहुत बात बताया था, छोटा सा बात था, आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बोला था कि आपका जो ओवेरी है, ठीक है, उसमें आपका जो ओवम होता है वो कभी भी मियोसिस आपके मेटाफेज ट्यूब पे क्या होता है, अटका हुआ रहता है। मतलब वो भी कभी भी अपना पूरा डिवीजन नहीं करता। मतलब जो ओवम रिलीज हुआ है ना अभी तक का, वो 2n के कंडीशन में ही है, अभी तक का n की कंडीशन में पहुंच ही नहीं पाया बेचारा। समझ में आ रहा है आपको? तो मेन बात मैं क्या बोल रहा हूं कि अभी तक का उसको 2n से n कंडीशन में आना है, तो स्पर्म क्या करता है, अपना सेंट्रियोल्स लेके जाता है। यही मैंने आपको बोला था मेटाफेज 2 क्यों रुका हुआ था, बिकॉज हमारे ओवम के पास सेंट्रियोल्स ज्यादा नहीं थे। सेंट्रियोल्स नहीं है तो स्पिंडल फाइबर नहीं अराइज होगा, स्पिंडल फाइबर नहीं अराइज होगा तो सेल टूटेगा नहीं, मतलब सेल डिवीजन नहीं होगा प्रॉपर। तो वो जो सेंट्रियोल है वो हमारा स्पर्म क्या करेगा, लेके चलेगा। तो मेच्योरेशन के टाइम पे क्या करना पड़ता है, सेंट्रियोल को ऐड करना पड़ता है स्पर्म में। ओके, पहला चीज। दूसरा बात करें तो हमको क्या करना पड़ेगा, स्पर्म के लेंथ को प्रॉपर बढ़ाना पड़ेगा, माइटोकॉन्ड्रिया को इंक्रीज करना पड़ेगा। इवन कुछ ऐसे टाइप के हमको एंजाइम्स उसके अंदर इंसर्ट करने पड़ेंगे जिसकी वजह से वो ओवम के पास जाके जब टकराए तो ओवम के वॉल को रप्चर करके अंदर जा पाए। तो कुछ अलग अलग टाइप के एंजाइम्स या कुछ ऑर्गेनल बनाने पड़ेंगे स्पर्म्स के अंदर। ठीक है, तो उसके मैच्योरेशन फेज में आ जाता है। थोड़ा ये फेसेस को इन डिटेल में देखना चालू करते हुए डायग्रामेटिक फॉर्म ऑल्सो की कैसा है। सो सबसे पहले हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन फेज। ओके, बेसिक मल्टीप्लिकेशन फेज की बात करते हैं। जाहिर सी बात है कि मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होगा, माइटोसिस होके बहुत सारे डिवीजन होंगे। ठीक है, तो हमारे पास इसमें क्या होने वाला, पूरा माइटोसिस होगा। अच्छा, आपको भी पता है कि माइटोसिस क्या होता है हमारा, इट इज अ इक्वेशनल डिवीजन। मतलब जितना नंबर ऑफ सेल्स अगर पहला है, जितना नंबर ऑफ जेनेटिक मटेरियल पहले है क्रोमोसोम, उतना ही आगे भी रहेगा। ठीक है, लेकिन आपको भी पता है आपकी जर्म सेल्स कभी भी डिप्लॉइड नेचर के नहीं होते, वो हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। ठीक है, तो पहले स्टेजेस में थोड़े माइटोसिस करने के बाद वो बोल सकते हैं इक्वेशनल रहेंगे, लेकिन बाद में वो एन कंडीशन में आ जाएंगे, मींस हैप्लॉइड कंडीशन में आ जाएंगे। तो मल्टीप्लिकेशन फेज की बात करें तो हमारे प्राइमोर्डियल फॉलिकल से क्या होता है, आगे कन्वर्ट होते हैं। देख लो लिखा है यहाँ पे, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स ऑफ गोनाड क्या होंगे, फॉर्म करते हैं दोनों को। तो वही बात है कि जो आपका प्राइमोर्डियल सेल्स है, जो कि किस कंडीशन में है अभी, 2n की कंडीशन में, क्योंकि बॉडी के अंदर जहां पे भी सेल्स है तो सब 2n की कंडीशन में होते हैं ना। तो 2n की कंडीशन में, और ये कहां प्रेजेंट है आपका, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में आपके। ठीक है, तो इसके से क्या करेंगे, माइटोसिस करेंगे और लार्ज नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, प्राइमोर्डियल फॉलिक्यूल 2n की स्टेज में था, डिवीजन होने के बाद भी कितने स्टेज में, 2n की स्टेज में। एज एन एग्जांपल डायग्रामेटिक फॉर्म से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका एक सेल है प्राइमोर्डियल फॉलिक्यूल्स का। ठीक है, ये जो सेल है सबसे पहला, ये आपका कौन सा है, प्राइमोर्डियल सेल्स। तो थोड़ा बेसिक ध्यान रखिएगा, ये आपका कौन सा है, प्राइमोर्डियल सेल्स। ठीक है, ये प्राइमोर्डियल सेल्स ने पहले एक बार माइटोसिस किया, फिर ऐसा माइटोसिस किया, ऐसे करके 1000 बार माइटोसिस करेगा और 200 to 300 मिलियन से स्पर्म क्या करेगा, फॉर्म करेगा। ठीक है, तो मैं आपको खाली बेसिक थोड़ा ही वो दिखाया कि इतना माइटोसिस होता है इसके अंदर। ठीक है, और जो बाद में जो लास्ट में जो सारे सेल्स बचेंगे जो आगे की स्टेज में जाने वाले,
तो ये सेल्स को हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, ठीक है, जो 2n के कंडीशन में पहला था, अभी भी 2n के कंडीशन में, स्पर्मेटोगोनिया बेसिकली ऑफ 2n। ओके, नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लिकेशन फेज के बाद है हमारे पास ग्रोथ फेज। तो ग्रोथ फेज में क्या होने वाला है, यही जो स्पर्मेटोगोनिया, मैंने आपको बोला था सिर्फ डिवीजन ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है भाई, बॉडी का ग्रोथ भी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारी चीजें भी चाहिए होती है उसको न्यूट्रिशन में। तो यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया का जो डिवीजन होता है वो टोटली क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया डिवीजन गॉट स्टॉप, और वो क्या करेगा, डेवलप करेगा अपने आप को एक प्राइमरी oocyte में, या सॉरी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, ठीक है। अब डेवलपमेंट करने का तरीका क्या होगा कि भाई कहीं पे भी फूड न्यूट्रिशन है तो उसको अपने अंदर एंगल्फ कर लो, इसलिए साइज मैंने थोड़ा अलग बनाया ताकि आपको समझ में आए कि इसने क्या किया है, अपने अंदर बहुत सारे फूड का एक्यूमुलेशन किया है। तो आपको पॉइंट भी लिखे यहीं पे दिया है कि इट इज एक्यूमुलेशन ऑफ फूड स्टेज, ठीक है, ये स्टेज में क्या होगा, आपका फूड का एक्यूमुलेशन होगा, इसलिए इस फेज को हम ग्रोथ फेज भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है, साइज उसकी थोड़ी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। कुछ हुआ क्या, डिवीजन वगैरह हुआ, माइटोसिस मेयोसिस कुछ भी हुआ नहीं, खाली ग्रोथ हुआ। तो पहले 2n की कंडीशन में था, तो अभी भी क्या रहेगा, 2n कंडीशन में रहेगा, एंड दैट ग्रोथ फेज सेल इज नोन एज अ प्राइमरी oocyte, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, क्लियर है। मैंने आपको खाली एक ही सेल को अब आगे लाके दिखाया है, वैसे हर एक सेल सेम टाइप से डिवीजन करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब उसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेज क्या था, मैच्योरेशन फेज। तो मैच्योरेशन फेज देख लेते क्या है, बेसिक कुछ नहीं, इसके अंदर अब क्या होगा, आपका मियोसिस बिगिन होगा, बिकॉज हमको पता है कभी भी स्पर्म्स हमारे 2n कंडीशन में नहीं होने चाहिए, n कंडीशन में होने चाहिए, ठीक है। सो फर्स्ट मियोसिस जब बिगिन होता है तो आपको पता है कि 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनते हैं, ठीक है। उसके बाद जब सेकंड मियोसिस होगा तो क्या हो जाएगा, 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे। इन द सेंस क्या बोलना चाह रहे हैं कि मियोसिस के एंड में कितने सेल्स बनते हैं, 4 सेल्स बनते हैं, ठीक है। और मियोसिस की वजह से क्या होता है, मियोसिस इज अ टाइप ऑफ अ रिडक्शनल डिवीजन, मतलब क्या करेगा, ये हाफ कर देगा सीधा, ठीक है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जब मियोसिस 1 हुआ, ठीक है, जब हमारा मियोसिस 1 होता है तो कौन से सेल बनते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। आपके बुक में प्राइमरी सेकेंडरी अच्छे से लिखा है, ऐसा 1 डिग्री 2 डिग्री नहीं लिखा है, मैं थोड़ा केमिस्ट्री के बेसिस में चला गया, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि क्या होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनेगा, आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, और मियोसिस हो गया तो मतलब सारी चीजें रिडक्शन में आ गई। सो 2n कंडीशन से कौन सी कंडीशन आ गई, अब n कंडीशन आ चुकी है, क्लियर है। जब भी मियोसिस 1 होगा तो आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, ठीक है, पहले कौन सा था, प्राइमरी था। मियोसिस 1 हो तो क्या बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, जो जिसका कंडीशन क्या है, n है। कितने सेल्स बने आपके, 2 सेल्स बनते हैं, ओके। आगे जब इनका ही मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, क्या स्टार्ट होगा, मियोसिस 2, तो नॉर्मल सी बात है, सेम क्या होने वाला है, और वापस से होगा n ही बनेगा, बिकॉज एज यू आल्सो नो कि मियोसिस 2 इज अ टाइप ऑफ अ माइटोसिस, ठीक है, एक टाइप है माइटोसिस जैसा ही, सिमिलर होता है पूरा। तो इसमें जो आपका n और n कंडीशन है वो क्या करेगा, थोड़ा मल्टीप्लिकेट हो जाएगा, और आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से किसमें कन्वर्जन हो जाएगा, स्पर्मेटिड में, ठीक है। स्पर्मेटिड बेसिकली ऐसा चीज है जिनके पास टेल नहीं होता, ठीक है, तो उनको बाद में टेल को डेवलप करना पड़ता है, उनका डेवलपमेंट और ज्यादा करना पड़ता है, साइज ग्रो करना पड़ता है, सेंट्रोज डालने पड़ता है, तो काफी सारा वर्क होता है, ठीक है। तो जब आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये आपका क्या है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट यहाँ पे है, ठीक है, ये जब अपना क्या करेगा, मियोसिस 2 बिगिन करेगा तो ये क्या बनाएगा, स्पर्मेटिड बनाएगा, ठीक है। n कंडीशन में अभी भी कौन सा कंडीशन में चल रहा है, n कंडीशन में। 2 सेल पहले सीधी बात करते हैं कि लास्ट में आपके कितने सेल्स बनने वाले, टोटली 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनते हैं, ठीक है। बेसिक एकदम बात है कि लास्ट सेल्स आपके कौन से बनेंगे, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। यहां तक क्लियर है आपको, ओके। बेसिकली जानते हैं कि हमारे स्पर्मेटिड्स की बात करें तो स्पर्मेटिड आपको देख के लग रहा है इसके पास कोई टेल है, ये कोई टाइप का स्पर्म है, नहीं। सो इट इज अ नॉन मोटाइल। अब जब टेल नहीं है, बेचारा मूव नहीं कर पाएगा, सो इट इज नॉन फंक्शनल इन नेचर, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा, स्पर्मेटिड इवन नॉन फंक्शनल और नॉन मोटाइल होते हैं। तो इसी को अगर मोटाइल करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। जो स्पर्म सेल्स है उसको सबसे पहले स्टेज में क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं, ठीक है। तो इनको ही हम क्या करेंगे, स्पर्मेटोजोआ में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। n के कंडीशन में था, अभी भी कौन से कंडीशन में, n कंडीशन में, ठीक है। तो ये आपका स्पर्मेटिड किसमें कन्वर्ट हो गया, स्पर्मेटोजोआ में, विद द हेल्प ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्पर्मियोजेनेसिस। सो स्पर्मियोजेनेसिस क्या करता है, बेसिकली स्पर्मेटिड को स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। स्पर्मियोजेनेसिस में होता क्या है कि आपका जो स्पर्मेटिड का लेंथ है उसको थोड़ा इंक्रीज किया जाता है, ठीक है। आगे बात करें तो इसके अंदर सेंट्रियोल्स का एडिशन करता है स्पर्मियोजेनेसिस में, ठीक है, कि जो भी आपकी स्पर्म के सेल्स बनेंगे इनमें क्या डाल दो, सेंट्रियोल्स को ऐड कर दो, बिकॉज हमारा ओवम मेटाफेज 2 पे रुका हुआ है ना, तो जैसे हमारा स्पर्म टकराएगा तो पहले क्या अंदर डालेगा, सेंट्रियोल्स को अंदर डालेगा, ठीक है, ताकि वो मेटाफेज 2 को बिगिन करके अच्छे से एक प्रॉपर एन का क्या बन जाए, आपका ओवम बन जाए, तभी फ्यूजन हो पाएगा, क्लियर है। तो इतना सी ध्यान रखिएगा, स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटिड का लेंथ इंक्रीज करना होता है,
सेंट्रियोल्स को ऐड करने होते हैं, सच एज डिस्टल सेंट्रियोल एंड प्रॉक्सियल सेंट्रियोल। यह भी हम आगे इसके स्ट्रक्चर वाले पार्ट में पढ़ेंगे। और उसके बाद बात करें तो उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, आपको एक्रोसोम मेम्ब्रेन डालना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर होगा। एक्रोसोम बेसिकली हमारा जो बॉडी का सेल होता है जीसी, ठीक है, जो उसके अंदर ऑर्गेनल है सेल के अंदर, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, वो आपके स्पर्म का एक्रोसोम का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। एक्रोसोम आपके स्पर्म का सबसे एकदम टॉप मोस्ट पार्ट होता है, हेड के भी ऊपर होता है। जैसे न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के ऊपर क्या होगा, एक्रोसोम होगा। एक्रोसोम के अंदर ऐसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो बेसिक क्या करेंगे, आपके ओवम के मेम्ब्रेन से जैसे अटैच होगा आपका स्पर्म, तो ओवम का मेम्ब्रेन क्या होता है, रप्चर हो जाता है और स्पर्म क्या हो जाता है, एंटर हो जाता है। ठीक है, तो बेसिक चीज वही है कि स्पर्मियोजेनेसिस में बहुत सारी चीजों का क्या करना पड़ता है, मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, जिसकी वजह से एक स्पर्मेटिड किसमें फॉर्म हो जाता है, स्पर्मेटोजोआ में। ठीक है, और आपको पता है कि जैसे सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड, ऐसे अलग अलग ग्लैंड क्या करते हैं, अपना सिक्रीशन देते हैं। तो ये स्पर्मेटोजोआ आपका प्रॉपर क्या बनता है, स्पर्म बनता है, फिर सीमेन बनता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस था आपका किसके अंदर का, स्पर्मेटोजेनेसिस का। ठीक है, आपको थोड़ा सा आपके टेक्स्ट बुक में 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा दिया था, जो मैंने आपको स्पर्मियोजेनेसिस बारे में बता दिया। और उसके अंदर आपको 2-3 पॉइंट में और क्या एक्स्ट्रा लिखा है कि सर्टोली सेल्स होते हैं जो बेसिक क्या काम करेंगे, आपके स्पर्म को नरिशमेंट देते हैं, जिसमें से आपके स्पर्म का हेड सर्टोली सेल्स के अंदर फंसा हुआ रहता है और आपका जो टेल है वो ल्यूमेन में होता है, मतलब कैविटी वाले एरिया में होता है। ठीक है, यही पॉइंट था। ओके, तो बेसिक यहां तक का सबको आपको क्लियर हो गया तो अच्छा है। इसके बाद आगे हम देखते हैं इसका कि स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म होता कैसा है। ठीक है, ओके, बेसिकली नेक्स्ट पार्ट है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के ऊपर। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में हमारा कैसा है कि स्पर्म का स्ट्रक्चर मतलब क्या है कि भाई ये चीज तो इंक्लूड होने वाला है हमारे मेल गैमेट का पार्ट है। ठीक है, स्पर्म की बात क्या है तो किसका पार्ट है, मेल गैमेट का। और ये भी हमको पता है कि ये क्या करता है, हमारे बॉडी से लेके फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर तक का ट्रैवल करता है। तो बेसिकली ये क्या है, टाइप का मोटाइल है और थोड़ा एलोंगेटेड स्ट्रक्चर का होता है। ठीक है, थोड़ा ज्यादा एलोंगेटेड और मोटाइल स्ट्रक्चर होगा। आगे बात करें कि जो हमारा स्पर्म है तो उसकी बात करें तो वो कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। सबसे पहला पार्ट होगा हेड का रीजन। ठीक है, पूरा हेड रीजन होगा। देन देयर इज अ मिडल पीस, जो पूरा बीच का सेंटर वाला पार्ट रहेगा। ठीक है, थोड़ा। और उसके बाद लास्ट में क्या होगा, पूरा टेल रीजन आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या करता है, ये एक फ्लैजेलर मूवमेंट करता है और ये क्या करेगा, ट्रैवल करेगा। ठीक है, सच बेसिकली अगर सबसे अपर मोस्ट पार्ट की बात करें जो कि हेड रीजन है, ये थोड़ा ओवल इन नेचर रहेगा। ठीक है, और इसके अंदर ये जो रेडिश कलर का दिया है, इसके अंदर आपका क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। और इसके अंदर क्या रहेगा, आपका डीएनए का कंटेंट रहेगा, जो कि अबाउट 23 क्रोमोसोम्स होंगे इनके अंदर। मतलब क्या है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ओके, ये वाला जो पार्ट है क्या आपका, इसमें ये न्यूक्लियस का है और न्यूक्लियस कैसा है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। ठीक है, और अगर बात करें तो ये न्यूक्लियस के जस्ट अबव आपको एक कैप लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, क्या आपके पास एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोसोम बोलते हैं। तो ये जो कैप वाला स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। ठीक है, बेसिकली एक्रोसोम इज मेड अप ऑफ बाय गोल्गी कॉम्प्लेक्स। मैंने आपको पहले बोला कि हमारे सेल स्ट्रक्चर के अंदर एक सेल के अंदर एक ऑर्गेनल है जिसका नाम है गोल्गी apparatus या गोल्गी कॉम्प्लेक्स। वो फॉर्मेशन करके देता है आपके स्पर्म का एक्रोसोम पार्ट। ठीक है, ये एक्रोसोम का बेसिक क्या क्या कंटेन करता है, तो इट कंटेन्स अबाउट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ठीक है, हाइड्रोलाइटिक मतलब क्या है, ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे बोल सकते हैं एंजाइम जो क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करेंगे और एंटर करेंगे। ठीक है, हाइलोनिरिडेज। ठीक है, ये भी क्या होगा, एक्रोसोम में प्रेजेंट होगा, जो कि क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन करने के काम आता है। एवन प्रोटियोलिटिक एंजाइम, मतलब प्रोटियोलिटिक ऐसे कि जो प्रोटीन ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम होते हैं। और प्रोटीन ब्रेक डाउन की बात करें तो हमारे पास एक जोनल लाइसिन होगा। ठीक है, जो हमारा oocyte होता है, oocyte के ऊपर मेम्ब्रेन होते हैं और मेम्ब्रेन पे बहुत सारे रिसेप्टर प्रोटीन होते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करें तो जोनल लाइसिन है। और अगर बात करें तो हमारे पास कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स होते हैं। ये सारी चीजें जो है, ये भी एक टाइप के प्रोटीन वाले एंजाइम हो गए। तो ये सारा चीज जितना भी इंक्लूड कंटेंट है, ये सब आपके एक्रोसोम के अंदर होता है, जो कि हेल्प करता है एक स्पर्म को ओवम के अंदर एंट्री करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या करेंगे, ओवम के सेल वॉल को रप्चर करना स्टार्ट करेंगे और उसके बाद उसके अंदर एंटर करेंगे। सॉरी, सेल वॉल तो नहीं होगा, सेल मेम्ब्रेन होता है। ओके, आगे बात करें तो न्यूक्लियस के बाद हमारा पार्ट आता है मिडल पीस का। ठीक है, मिडल पीस का देख लेते हैं, नेक भी आता है। तो हेड के बाद एक नॉर्मल सा रीजन है, इसलिए इसको ज्यादा इसमें मेंशन नहीं किया है कि नेक रीजन में क्या कंटेन करता है, 2 सेंट्रियोल्स। क्योंकि मैंने आपको बोला है ओवम क्या होता है, मेटाफेज 2 पे अरेस्टेड है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेंट्रियोल्स। तो स्पर्म क्या करता है, अपने साथ सेंट्रियोल लेके चलता है। ठीक है, जो आपको ऊपर वाला दिख रहा है, ये वाला पहला वाला। ठीक है, ये आपका प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है और ये आपका यहाँ पे डिस्टल सेंट्रियोल है। ठीक है, तो बेसिक बात करें तो इनके पास 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, एक होता है डिस्टल सेंट्रियोल, एक होगा प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। ठीक है, नेक के बाद बात करते हैं हमारा मेन जो बीच का पार्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, मिडल पीस। ठीक है, मिडल पीस के अंदर क्या होगा, आपका माइटोकॉन्ड्रिया होगा, जो कि स्पाइरली कॉइल्ड रहता है। अबाउट 10 to 14 क्या होंगे हमारे पास स्पाइरली कॉइल्ड माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है,
अभी स्पाइरली कॉइल करने की जरूरत है कि कम एरिया में ज्यादा अपने को क्या होगा माइटोकॉन्ड्रिया रख पाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा ताकि इसका पूरे टेल का क्या हो पाए, फ्लैजेलर मूवमेंट हो पाए और ये ओविडक्ट से थ्रू ओवम तक का रीच कर पाए। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा इसमें, माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली कॉइल्ड है, अबाउट 10 to 14 क्या है माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली कॉइल्ड रहते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब आपको टेल रीजन में दिख रहा होगा कि एक रेड कलर का लाइनिंग क्या हो रहा है, पास ऑन हो रहा है। ठीक है, इतने में क्या हो रहा है, रेड कलर का लाइनिंग पास ऑन हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं बेसिकली एक्सियल फिलामेंट। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सियल फिलामेंट। एक ऐसा फिलामेंट जो क्या है एक्सिस के अंदर ही प्रेजेंट है, मेन बॉडी के मेन एक्सिस से क्या होता है जाता हुआ प्रेजेंट आता है। तो ये एक्सियल फिलामेंट अराइज होता है मेन, ये अंदर से अराइज होते हुए आ रहा है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के मतलब पीछे साइड से अराइज होते हुए डिस्टल सेंट्रियोल से अराइज होके आते यहाँ तक आता है। तो वही चीज बोला, एक्सियल फिलामेंट इज अराइजेस फ्रॉम द डिस्टल सेंट्रियोल एंड इट बेसिकली प्रोवाइड द एनर्जी टू द स्पर्म मूवमेंट। ठीक है, मतलब क्या है, जो भी स्पर्म से माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी बनती है ये एक्सियल फिलामेंट अपने पास लाता है और टेल रीजन का क्या करेगा, फ्लैजुलर मूवमेंट करता है। ठीक है, तो ये बेसिक कुछ पार्ट्स हैं हमारे पास, जिसमें आपने हेड देखा, नेक देखा, मिडल पीसेस देखे। ठीक है, मिडल पीस के बाद हमारे पास एकदम लास्ट पार्ट है नोन एज अ टेल रीजन, जो लास्ट का टर्मिनल टेल रीजन बचा। टेल रीजन की बात करें तो ये कैसे थोड़ा लॉन्ग है, पतला सा है, काफी स्लेंडर सा, और कैसा है जैसा जैसा नीचे जाएगा ये थोड़ा धीरे धीरे क्या होगा, टेपर होगा। मैंने थोड़ा मोटा बना दिया पर आपको ध्यान रखना है कि धीरे धीरे कैसा होता जाएगा, टेपर, मतलब धीरे धीरे पतला होने लगेगा। ठीक है, अगर टेल रीजन की बात करें तो विदाउट पीएम एंड विद पीएम एंड विदाउट पीएम, पीएम बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसमें जो आपको पार्ट दिख रहा है, देखो ब्लैक वाला लाइनिंग देखते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल का, मतलब आपके स्पर्म का क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये वाला पार्ट क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो जितने पार्ट में एक्सियल फिलामेंट और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों लाई कर रहे हैं, मतलब कुछ यहाँ तक के पोर्शन की बात कर रहा हूँ मैं, जहां तक का एक्सियल फिलामेंट और प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाई करता है उतने पार्ट को हम बोलते हैं मेन पीस। ठीक है, टेल विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज अ मेन पीस, बट टेल विदाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज अ एंड पीस। तो जितना कि आप ये पार्ट देख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रेजेंस नहीं है। ठीक है, सिर्फ क्या आपका एक्सियल फिलामेंट प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंड पीस बोलते हैं। तो बेसिकली ये था हमारे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में, जिसके अंदर आपने एक्रोसोम देख लिया। बिकॉज आपको स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ाते टाइम में मैंने आपको बोला कि स्पर्मेटोजोआ बनाने के लिए विद द हेल्प ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस, तो उसमें गोल्गी एक्रोसोम का क्या होता है, मेन रोल होता है, और इसको फॉर्मेशन करता है हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो इसमें आपको क्लियर हो गया रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म्स क्या है। तो इसमें मेल गैमेट है, इट इज अ मोटाइल एंड एलोंगेटेड स्ट्रक्चर, इट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ हेड, मिडल पीस एंड टेल रीजन। ओके, बेसिकली क्या है कि जो हेड रीजन है इट इज ओवल इन शेप, कंटेन्स द हेडवाइड न्यूक्लियस and a cap-like structure is known as a acrosome, which is basically made up of by Golgi complex. And the acrosome contains many types of enzymes, which basically helps the sperm to enter into the ovum, okay, by rupturing the cell membrane of a ovum. Okay. Next हमारे पास क्या है इसमें, middle pieces. Middle pieces basically consist of a spirally coiled mitochondria, okay, which generally provide the energy to the axial filament, and axial filament do the flagellar movement. ओके, सो ये आपके लिए यहाँ तक का पार्ट था। एंड द एक्सियल फिलामेंट इज आल्सो कनेक्टेड विद द डिस्टल सेंट्रियोल्स, जो कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया के पीछे से होते हुए आ रहा होगा। ठीक है, एंड इसमें आपको टेल रीजन के बारे में क्या जानना था कि टेल रीजन इज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज अ मेन पीस, बट विदाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज अ एंड पीस। इट इज बेसिकली स्लेंडर इन नेचर एंड इज लॉन्ग एज कंपेयर टू योर अदर पार्ट्स। ओके, और एंड बेसिकली कैसा ये, इट इज बेसिकली टैपरिंग डाउनवर्ड। ओके, स्टार्टिंग में थोड़ा ब्रॉड रहता है, देन क्या होने लगेगा, टैपर होगा। And there is also a neck region which contains generally are two centrioles, because आपका ओवम क्या है, मेटाफेज 2 पे अरेस्टेड है। सो सेंट्रियोल्स की जरूरत है, नोन एज अ प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल। ये दोनों पहले एंटर होते हैं, आपके ओवम का मेटाफेज 2 को रन करते हैं, एक हैप्लॉइड सेल्स बनाते हैं आपका ओवम का, उसके बाद ये स्पर्म का न्यूक्लियस क्या होगा, उसके साथ फ्यूज होता है। ओके, तो बेसिकली यही था हमारे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में, और आज का लेक्चर यहीं तक का रहेगा। नेक्स्ट हमारा इसमें टॉपिक रहेगा फिर आगे का oogenesis। गैमेटोजेनेसिस में दो पार्ट थे, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। आज हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा oogenesis एंड स्ट्रक्चर ऑफ ओवम होगा। ओके, थैंक यू।